नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अशोक बकारिया। आज मैं फिर अपनी प्लेटफॉर्म लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हूं। आज हम विज्ञान 10वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि जो मेरी ऐप है बिल्कुल फ्री है, इसको डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है और इस पर पढ़ना भी फ्री है। तो आपसे अनुरोध है कि इस मेरी ऐप को डाउनलोड करें। ये प्ले स्टोर के ऊपर उपलब्ध है और साथ में इसी नाम से लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब करें। तो आइए हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो अध्याय 2 चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, ये हमारा विषय है। दोस्तों, जैसे हम अपने घर में भी कई बार चर्चाएं सुनते हैं कि ये अम्लता होगी, हमारे शरीर में खट्टा पानी होना शुरू हो गया है, या फिर बोलते हैं कि किसी लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया। तो ये क्या है? ये एसिड अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में अम्ल बोलते हैं और उर्दू में तेजाब बोलते हैं। तो इनके गुण धर्म जो है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यानी भोजन का खट्टा स्वाद अम्लों के कारण और कड़वा जैसे करेला है वो क्षारकों के कारण होता है। You have learnt in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases respectively present in them। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, खट्टा पानी हो जाता है, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? अगर ज़्यादा खाने से ये किसी कारण से अम्लता हो जाती है, खट्टा पानी हो जाता है, खट्टे डकार आना शुरू होते हैं, तो आप उनके घरेलू जो उपाय है उसमें क्या सुझाएंगे? क्या आप उनको नींबू पिलाएंगे, या आप उनको सिरका पिलाएंगे, या उनको बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे? क्या देंगे आप? खट्टे के ऊपर खट्टा देंगे तो काम खराब होगा। तो इसलिए चर्चा करते हैं। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। उपचार बताते समय आप किस गुण धर्म का ध्यान रखेंगे? Which property did you think of while choosing the remedy? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other's effect। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। आपने सुना होगा कि एसिड का प्रभाव जो है वो बेस खत्म करता है, यानी अम्ल का प्रभाव क्षारक समाप्त करता है, क्षारक का प्रभाव अम्ल समाप्त करता है। इसके विषय में आपने अवश्य सुना होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। Recall how we tasted sour and bitter substances without tasting them। आपको एक और मैं बात कहूँ, ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कोई एसिड है तो उसको आप चख करके बताएं कि ये एसिड है या बेस है, या कोई स्ट्रॉन्ग बेस है उसको आप चखें, क्योंकि ये आपके मुंह को जला सकता है, आपके लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। ऐसा कभी नहीं करना है। तो इसीलिए विज्ञान की सहायता से हम इनडायरेक्ट मेथड से पता करते हैं कि ये एसिड है कि बेस है।
आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता तथा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है एवं ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर sour in taste and change the color of blue litmus to red, whereas bases are bitter and changes the color of the red litmus to blue। हाँ, अब हमें ये पता चला है, हाँ अब हम जान गए हैं कि बिना चखे हम किसी पदार्थ को कैसे बता सकते हैं कि ये एसिड है कि बेस है, वो लिटमस पेपर से, क्योंकि जो ब्लू लिटमस है उसको अगर रेड कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये पदार्थ क्या है, एसिड है। और अगर रेड लिटमस को ब्लू कर देता है कोई भी सॉल्यूशन, कोई घोल, तो इसका मतलब ये क्षारक है, बेस है। तो आप याद कैसे रखेंगे कि लिटमस, लाल लिटमस को नीला कौन सा करता है, नीले लिटमस को कौन करता है? तो इसके लिए मैं एक थोड़ी सी युक्ति आपको बताता हूँ कि चीन हमारा मित्र देश नहीं है, तो उसको देख करके हमारा मन खट्टा होता है। तो चीन के झंडे को देखिए, वो लाल होता है। यानी आपने ऐसे याद रखना है कि ब्लू लिटमस को जो लाल कर देता है, नीले लिटमस को जो लाल कर देता है, रेड कर देता है, वो चीन की तरह हमारे को हमारा मन खट्टा कर देता। तो खट्टा जो होगा वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा, और रेड लिटमस को ब्लू करने वाला कोई भी सॉल्यूशन होगा, पदार्थ होगा, वो क्षारक होगा। ऐसे थोड़ी सी छोटी छोटी युक्तियाँ होती हैं जैसे, जिनसे हम याद रखते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। इसी प्रकार हल्दी यानी टर्मेरिक भी एक ऐसा ही सूचक है। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मेरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है? Have you noticed that a stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? यानी जब भी हमारे कपड़ों के ऊपर कोई सब्जी गिरती है, खास करके करी गिरती है जिसमें हल्दी होती है, खास कर जो सफ़ेद कपड़ा है, तो जब धोते हैं हम उसको साबुन के साथ तो वो ब्राउन रेडिश हो जाता है, यानी भूरा लाल हो जाता है वो धब्बा। जो कपड़े खुद धोते हैं उनको पता, जो नहीं धोते वो अपनी मम्मी को पूछ सकते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। वो क्यों होता है? क्योंकि टर्मेरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारकीय है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। ऐसा क्यों होता है? जब हम ज़्यादा पानी के साथ उसको धोते तो फिर वो पीले रंग में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो लगा हुआ साबुन है वो धुल जाता है। जब साबुन असल में वो बेसिक नेचर का होता है, वो क्षारकीय प्रकृति का होता है, जब वो धुल जाता है तो फिर हल्दी अपना रंग दिखाती है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित यानी सिंथेटिक सूचक जैसे मिथाइल ऑरेंज, या किताबों में मिथिल भी लिखा है, एवं फिनोल्फथलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। तो एसिड और बेसिस को टेस्ट करने के लिए हम जो संश्लेषित हैं, खुद बनाए हुए इंडिकेटर्स जो हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन, इसका भी उपयोग कर सकते हैं किसी भी पदार्थ की प्रकृति हम चेक करने के लिए, क्या वो एसिडिक है, बेसिक यानी अम्लीय है या क्षारकीय है।
इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एसिड एंड बेसिस के जो रिएक्शन है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। इसी अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि एसिड और बेसिस जो हैं यानी अम्ल और क्षारक एक दूसरे का प्रभाव कैसे समाप्त करते हैं। जैसे पहले शुरू में बताया था ना कि जब हम खट्टा पानी होता है हमारा अम्लीय, हमारा भोजन खाने के बाद स्टमक में हो जाता है पदार्थ, तो उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा खा करके उससे हम रिलीफ प्राप्त करते हैं, यानी वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, प्रभाव खत्म कर रहा है। इस विषय में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, थोड़ी सी बड़ी रोचक इसमें जानकारी है। लिटमस विलेन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन या लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ये जो लिटमस है, ये लिटमस प्राकृतिक सूचक है। इसको किससे प्राप्त किया जाता है? एक प्रकार का लाइकेन होता है। लाइकेन जो है वो फंगस और एल्गी का एसोसिएशन वाला एक जीव है जो खास करके पत्थरों की चट्टानों के ऊपर दिखाई देता है। आपने देखा होगा जो पहाड़ों में रहते हैं बच्चे, वो पत्थरों के ऊपर जो मेहंदी बोलते हैं, मेहंदी लगी हुई, ये वही लाइकेन्स होते हैं। तो उनको आप स्क्रैच करके जब पीसते हैं, पानी डालते हैं और हाथ के ऊपर लगाते हैं तो उसके ऊपर रंग मेहंदी की तरह रंग लगता है। तो वही ये जो है वो लाइकेन्स हैं, और ये लाइकेन्स जो हैं वो थैलोफाइटा समूह है पौधों का। थैलोफाइटा यानी जिसमें जड़, पत्ती, तना और फूल अलग से दिखाई नहीं देते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। उन जो उस समूह को पौधों के थैलोफाइटा कहते हैं। लिटमस विलेन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय, तब ये बैंगनी रंग का होता है। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple। यानी अपने ये प्राकृतिक फॉर्म में ये पर्पल रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एवं जेरेनियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन सूचक की तरह ये प्रयोग किए जा सकते हैं। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जेरेनियम, which indicates the presence of acid or bases in a solution। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। These are called acid base indicators or sometimes simply indicators। तो ऐसे कुछ और भी प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनको हम सूचक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं एसिड और बेस के बीच में पता लगाने के लिए। प्रश्न है जिनको मैं अलग से एक सेशन लेकर के प्रश्न आपको मैं कराऊंगा। अगला जो हमारा टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण धर्म समझना, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये जो एसिड और बेसिस हैं यानी अम्ल और क्षारक हैं, इन पदार्थों के गुण धर्मों को हमें समझना, क्योंकि ये हमारे घर के अंदर भी हैं, ताकि हम
बढ़िया से अपना जीवन व्यतीत कर सकें और आगे चल करके आप लोग ही वैज्ञानिक बनेंगे, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज आप करेंगे, इन्वेंशंस करेंगे, अगर आप विज्ञान के मूल सिद्धांतों को समझते हैं। तो आइए हम अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्मों के ऊपर चर्चा करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक आप देखेंगे, जो भी आपकी लेबोरेटरी है स्कूल में, वहाँ अम्ल और क्षारक कौन कौन से होते हैं। एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, क्रियाकलाप 2.1, एक्टिविटी 2.1। विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3OOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बिना अध्यापक के देखरेख के आप इन अम्लों के साथ छेड़खानी ना करें, क्योंकि ये अम्ल और क्षारक जो है आपके हानिकारक हो सकते हैं, जला सकते हैं आपको, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जितने भी अम्ल और क्षारक हैं और इनके जो रासायनिक सूत्र है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये आपको रटने हैं। आप देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, फिर नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये इनके फार्मूले आपको रटने हैं, तभी आप आगे विज्ञान को समझ पाएंगे। आसान है, शुरू करेंगे तो हो जाएगा। Collect the following solutions from the science laboratory: hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, acetic acid CH3COOH, sodium hydroxide NaOH, calcium hydroxide CaOH twice, potassium hydroxide KOH, magnesium hydroxide MgOH twice and ammonium hydroxide NH4OH। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलेन की एक एक बूंद वॉच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उनकी जांच कीजिए। वॉच ग्लास होता है एक शीशे की छोटी सी तश्तरी होती, प्लेट होती है। Put a drop of each of the above solutions on a watch glass one by one and test with a drop each of the indicators shown in table 2.1। लाल लिटमस, नीले लिटमस, नीले लिटमस फेनोल्फथलीन एवं मिथाइल ऑरेंज विलेन के साथ लिए गए विलेन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। What change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solutions for each of the solution taken? अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.1 में लिखिए। टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। तो आप ये देखिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये तो क्या करता है, मैंने बोला था ना कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, लेकिन ये रेड लिटमस है तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ब्लू लिटमस को क्या करेंगे एसिड, ये रेड करेंगे, लाल। यानी क्या है ये एसिड है। तो इसमें आप देखेंगे कि ब्लू लिटमस जो है उसमें ये रेड हो जाएगा। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेड कर रहा है तो इसका मतलब ये अम्लीय है। और फिनोल्फथलीन जो है इसमें क्या है, इसमें ये कलरलेस रहता है, रंगहीन।
रंगहीन, कलरलेस। और मिथाइल ऑरेंज में ये लाल हो जाता है, रेड या लाल। तो आप देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में ये भी जो है लाल लिटमस के साथ कुछ नहीं करता, वैसा ही रहता है, बैंगनी वैसा लाल ही रहता है। और नीले लिटमस को ये फिर रेड कर देता है। उसी तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये फिनोल्फथलीन को भी रंगहीन ही रहने देता है और मिथाइल ऑरेंज को भी ये रेड रहने देता है। लेकिन जब बेसिस होंगे तो ये अलग से हम आपको बताएंगे। उसी प्रकार से HNO3 ये रेड लिटमस को के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, वैसा ही रहता है, लेकिन नीले लिटमस को ये लाल कर देता है। ये ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया ना कि लिटमस का कैसे खट्टे को लाल करता है। खट्टा कौन है? एसिड। एसिड को ये ब्लू को जो है वो लाल कर देता है। तो लाल झंडा किसका है? चीन का। चीन का नाम सुनकर मन हमारा खट्टा होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना। उसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल जो है ये भी फिनोल्फथलीन के साथ जो है वो रंगहीन ही रहता है, कोई रंग नहीं बदलता है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज बैंगनी ऑरेंज मतलब संतरी रंग का होता है उसको लाल कर देता है। ये आपने ध्यान देना है। उसी प्रकार से आप ये देखेंगे ये CH3COOH ये इसके साथ अगर हम रेड लिटमस के साथ इसकी अभिक्रिया कराएं तो कुछ भी नहीं होता है। और ब्लू लिटमस को ये क्या कर देता है? रेड। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये एसिड है। और फिनोल्फथलीन के साथ ये रंगहीन है, कोई कलर नहीं देता है। जबकि मिथाइल ऑरेंज के साथ ये रेड कलर देता है, ऑरेंज को रेड कर देता है। तो इसका अर्थ है कि ये अम्ल है, एसिड है। अब दूसरी बात, हम नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, जबकि ब्लू लिटमस के साथ कुछ भी नहीं करता है। और फिनोल्फथलीन को ये पिंक कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को ये येलो कर देता है, पीला कर देता है। तो क्या हुआ? आप ये देख रहे हैं ना कि ये जैसे एसिटिक एसिड है उससे उल्टा हो रहा है ना। तो इसका अर्थ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है, क्षारक है। उसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी रेड लिटमस को ब्लू कर देगा और ब्लू लिटमस के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। फिनोल्फथलीन के साथ ये अभिक्रिया करके ये इसको पिंक कर देगा और मिथाइल ऑरेंज को भी ये येलो कर देगा। असल में मिथाइल ऑरेंज जो है ये ऑरेंज कलर का है और ये एसिड के साथ के साथ अभिक्रिया करके रेड हो जाता है, बेस के साथ अभिक्रिया करके येलो हो जाता है। ये ध्यान रखना है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये भी रेड लिटमस को ब्लू कर देता है और ब्लू लिटमस के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। फिनोल्फथलीन को पिंक कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देता है। तो इसका अर्थ है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षारक है, बेस है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ब्लू लिटमस के साथ कोई रंग नहीं देता है, कोई बदलाव नहीं करता है और फिनोल्फथलीन को जो है ये पिंक कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्षारक है, बेस है। उसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी रेड लिटमस को
ब्लू कर देता है, और ब्लू लिटमस के साथ कोई रंग का बदलाव नहीं करता है। फिनोल्फथलीन को ये पिंक कर देता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज को ये येलो कर देता है। तो ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन एसिड्स के अगेंस्ट ऑपोजिट करता है। तो इसका मतलब है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षारक है, बेस है। ये इस तरीके से भी हम एसिड और बेसिस को बिना चखे जो है वो हम चेक कर सकते हैं कोई सॉल्यूशन जो है एसिड है या बेस है, क्योंकि चखने से हमारा मुंह जल सकता है, हमारे शरीर को हानि पहुंच सकती है। तो ये एक तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं। आप एक ध्यान देंगे कि जहाँ जहाँ OH 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 होगा वो बेसिस होंगे, और जहाँ H लगा होगा वो एसिड होंगे। आप इसको CH3COOH नहीं करना, इसको आपने OH समझ करके इसको बेस नहीं समझना। ये क्या है? ये सिरका है, एसिटिक एसिड, जो घर में हम प्रयोग करते हैं अचार बनाने के लिए या खटाई के लिए। रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। These indicators tell us whether a substance is acidic और basic by change in color। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। इन्हें गंधीय और ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। There are some substances whose odor changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators. Let us try out some of these indicators. अब ये तो रंग वाले थे ना इंडिकेटर सूचक। अब सूंघने से पता चले, यानी गंध से पता चले, गंध जब बदल जाती है एसिड या बेस में डालने से, तो ऐसे पदार्थों को हम गंधीय सूचक कहते हैं या ऑल्फैक्टरी हम इंडिकेटर्स कहते हैं सूंघने से। तो यहाँ आप एक शब्द मीडिया, बेसिक मीडिया, ये मीडियम जो है सिंगुलर है और मीडिया प्लूरल है, ये ध्यान रखना इसका। इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप 2.1 एक्टिविटी 2.1 बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। मतलब बारीक कटी हुई प्याज और सफ़ेद कपड़ा, साफ कपड़ा, उसको बीच में डाल करके बांध करके टाइट फ्रिज में रख दें ताकि वो सारा प्याज का रस जो है कपड़े के ऊपर आ जाए। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। किस आधार पर? गंध के आधार पर, सूंघने के आधार पर, ऑल्फैक्टरी। प्याज की गंध आपको पता है ना। इनमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ओडर। सूंघना इन्हें स्वच्छ सतह पर रख कर इनमें से एक टुकड़े को तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड विलेन की कुछ बूंदें एवं दूसरे पर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन की कुछ बूंदें डालिए। एक स्ट्रिप को 2 हिस्सों में बांटना है कि साफ सुथरी सतह के ऊपर। एक के ऊपर जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी कुछ बूंदें डालनी है, एक के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालनी है। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक acid solution on one strip and a few drops of dilute sodium hydroxide solution on the other। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए।
रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स विद वाटर। सूंघने पर आप देखेंगे कि प्याज के रस से सना हुआ जो कपड़ा है ना, जहाँ जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के जिनके ऊपर बूंदे डाल करके धोया था तो प्याज की गंध जो थी समाप्त हो गई थी। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइल्यूटेड था वो जो डाला था उसके बाद धोया था तो उसमें प्याज की गंध नहीं चेंज हुई, प्याज की गंध आ रही थी। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं प्याज से भी कि कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा घोल हमारे पास है वो अम्लीय है या क्षारकीय है। अगर प्याज की गंध को समाप्त कर दे तो क्षारकीय होगा, यानी बेसिक होगा। नहीं करता है तो इसका मतलब वो एसिडिक हो सकता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। दूसरी जो है ये हो गया। अब अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अब थोड़ा तनु वेनिला एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंधों की जांच कीजिए। एक वेनिला और लौंग का तेल लेना है हमने। एक परखनली में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु HCl विलेन एवं दूसरे में तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलेन लीजिए। दोनों में तनु वेनिला एसेंस की कुछ बूंदे डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। इसी प्रकार तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लौंग के तेल यानी ऑलिव ऑयल की गंध में आए परिवर्तन की जांच अपने प्रेक्षणों को दर्ज कीजिए। जांच कर अपने प्रेक्षणों को दर्ज कीजिए। आपके प्रेक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय यानी ऑल्फैक्टरी सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। विच ऑफ दिस वेनिला, अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस। ये आपको घर में करने के लिए है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि वेनिला एसेंस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में वो ख़त्म नहीं होती है। यानी वेनिला की जो खुशबू है अगर वो ख़त्म हो जाए तो उसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्षारकीय है, बेसिक है। अगर नहीं होता तो वो एसिडिक भी हो सकता, न्यूट्रल भी, न्यूट्रल में भी नहीं होगा। तो दूसरी प्रकार से क्लव ऑयल यानी लौंग का तेल जो है ये भी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलेन में इसकी भी गंध खत्म हो जाती है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या नहीं होती है, या न्यूट्रल के साथ भी नहीं होगी। तो ये इस प्रकार से हम सूंघ करके बता सकते हैं कि मतलब ये ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर है इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी गंधीय सूचकों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। कुछ और हम क्रियाकलाप करते हैं ताकि एसिड और बेसिस जो हैं अम्ल और क्षारकों की जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज़ को हम समझ सकें, क्योंकि ये हमारे घर में भी काम आते हैं, हम जहाँ बाहर काम करते हैं वहाँ भी काम आते हैं, और कोई आगे जा कर के वैज्ञानिक बनना चाहता है या जो आगे तैयारी इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ भी ये आवश्यक होगा। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? अब धातुओं के साथ अम्ल और क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं? क्रियाकलाप 2.1 एक्टिविटी 2.1 क्वेश्चन दिस एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंस। सावधान, इस क्रियाकलाप को अध्यापक की देख रेख में ही करें, क्योंकि अम्ल इसमें जो है प्रयोग हो रहे हैं और साथ में जिंक धातु के साथ कोई गैस पैदा हो सकती है, वो ज्वलनशील होती है, उसमें धमाका हो सकता है। इसलिए अध्यापक या किसी बड़े व्यक्ति जो विज्ञान समझता है उसकी सहायता के बगैर इसको ना करें। चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। सेट द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर 2.1। देख लेते हैं फिगर 2.1 क्या है। ये देखिए, इसमें
एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ हमने एक परखनली लगाई है, परखनली के ऊपर कॉर्क लगाया, यहाँ से एक नली लगा करके यहाँ एक टब है और इसमें परखनली में क्या डाला है, जिंक के कुछ टुकड़े डाले हैं और साथ में हम या बारी बारी से हम इसमें अम्ल भी डालेंगे और क्षारक भी डालेंगे, यानी एसिड भी डालेंगे और बेस भी डालेंगे। और उसके बाद टब के अंदर जो साबुन का विलेन इसलिए ताकि इसमें झाग बन सके। झाग क्या, तो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं ना, बुलबुले बन सकें। ऐसे गैस जाएगी तो हमें पता नहीं होगा, और जब हम चेक करेंगे इसको मोमबत्ती के साथ तो नहीं कर पाएंगे, गैस को आग लग सकती। बुलबुले जो अलग अलग से गैस के होते हैं तो अलग अलग जलते हैं। देखते हैं क्या है। एक परखनली में लगभग 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एवं इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं? What do you observe on the surface of zinc granules? उत्सर्जित गैस को साबुन के विलेन से प्रवाहित कीजिए। पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन। साबुन के विलेन में बुलबुले क्यों बनते हैं? Why the bubbles formed in the soap solution? जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुलों के पास ले जाइए। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल्स। आप क्या प्रेक्षण करते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुछ अन्य अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल एवं एसिटिक एसिड के साथ ही क्रियाकलाप दोहराइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3 एंड CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न? आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट? आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है। अब देखिए ना, इसमें हम बारी बारी से एसिड और बेसिस हम डालेंगे जो बताया, और क्या होता है। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शंस displaces hydrogen atoms from the acid and hydrogen gas and forms a compound called a salt। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। Thus the reaction of metal with an acid can be summarized as। ये देखिए, यहां अम्ल धातु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये देखिए ना, जैसे ये HCl लिया था हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जिंक हमने धातु ली थी, तो क्या हुआ, इसने जिंक के साथ अभिक्रिया की, ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया की, क्या बन गया, जिंक क्लोराइड। और ये हाइड्रोजन जो थी ये अलग होगी और ये हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकली। तो इसको हम संतुलित करेंगे, ये दो ऐसे करके संतुलित हो गए। तो ये दो हाइड्रोजन परमाणुओं ने मिलकर के एक हाइड्रोजन का अणु बनाया है। एक हाइड्रोजन के अणु में दो परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के। तो इसको हम एसिड प्लस मेटल गिव्स अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे पहले भी बताया कि ये विस्थापन अभिक्रिया है, ये मेटल जो है ये एसिड में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, डिस्प्लेस करती है।
तो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसा हमने ऊपर प्रेक्षण में बताया था ना, जो सेटअप था, वो तो साबुन टब में जो साबुन वाला पानी था तो उससे बबल निकल के बनते हुए, बबल के अंदर क्या थी? हाइड्रोजन गैस। आपने जिन अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया है, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमने अभी लिखा है। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व्ड? यस, लिख दिया हमने। क्रियाकलाप 2.4, एक्टिविटी 2.4, विज्ञान जो बिना क्रियाकलापों के, बिना प्रयोगों के नहीं होता है। ये आपको अपने स्कूलों में करना है। उसके बाद अगर आपको जो समझ नहीं आती उस चीज़ को मैं समझाता हूँ। एक परखनली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े लीजिए, वैसे ही जैसे पहले लिए थे। प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। उसमें 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। पहले क्रियाकलाप में हमने क्या किया था? एसिड लिया था और जिंक लिया था। यहाँ जिंक के साथ हमने क्या लिया है? बेसिस, क्षारक। पहले हमने अम्ल लिया था और इसको थोड़ा सा गर्म करना है। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए एवं अपने प्रेक्षणों को लिखिए। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन द एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो, पहले हम तो सेटअप देख लेते हैं ना। ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या डाला है? सोडियम कार्बोनेट डाला है और जिंक के नहीं, ये क्रियाकलाप 2.5 है। ये नहीं, जो पिछली वाली थी ये यहाँ ऐसे, इसमें हमने HCl जो डाला था उसकी जगह हमारे को सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। तो आप देखेंगे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में AQ है ना, एक्वस मतलब ये जलीय विलयन है। और जिंक एस मतलब सॉलिड है, ग्रैन्यूल है लेकिन ठोस है, छोटे छोटे टुकड़े किए। तो क्या बना? यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। वहाँ भी जब एसिड के साथ भी जिंक अभिक्रिया कर रहा था तब भी हाइड्रोजन गैस निकली। बेसिस के साथ भी जो अभिक्रिया की, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, तो ये भी यहाँ भी क्या हुआ? यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकली। और साथ में एक और यौगिक बना जिसको सोडियम जिंकेट कहते हैं। ये भी एक लवण है, Na2ZnO2। ये सोडियम जिंकेट है, याद रखने हैं ये केमिकल फार्मूले। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनती है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। लेकिन एसिड तो सभी धातुओं के साथ जो है वो हमें हाइड्रोजन देते हैं, लेकिन यहाँ बेसिस सभी नहीं देते हैं। You find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metals. ये बड़ा अध्याय, इसको आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। क्यों, किन किन धातुओं के साथ जो है, किन किन जो बेसिस है, क्षारकों के साथ धातुएं हाइड्रोजन देती है, किन के साथ नहीं देती हैं। यहाँ आपके लेवल का इतना ही है। क्रियाकलाप 2.5, एक्टिविटी 2.5। 2 प्रश्नावली लीजिए, उन्हें A एवं B से नामांकित कीजिए। 2 प्रश्नावली लेनी, एक के ऊपर A लिखना है, दूसरे के ऊपर B लिखना है, ताकि हमें
हम उसमें कंफ्यूज ना हो। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज ए एंड बी। पर्सनली ए में लगभग आधा ग्राम 0.5 ग्राम यानी आधा ग्राम सोडियम कार्बोनेट NaCO3 लीजिए, एवं पर्सनली बी में आधा ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 लीजिए। टेक अबाउट 5 ग्राम। आप ध्यान दीजिए, यहाँ सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, जबकि ये NaHCO3 है, यहाँ 2 नहीं लगा है, ये ध्यान रखना है। टेक अबाउट हाफ ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब A and about half gram of sodium hydrogen carbonate NaHCO3 in test tube B। दोनों प्रणालियों में लगभग 2 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाइए। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। आपने क्या निरीक्षण किया? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन से प्रवाहित कीजिए एवं अपने निरीक्षणों को अभिलिखित कीजिए। पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज शोन इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जाता है। द रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन एज। प्रश्नावली ए में इन द टेस्ट ट्यूब सोडियम कार्बोनेट इन सॉलिड प्लस HCl यानी एक्वस जलीय घोल है। सोडियम क्लोराइड देता है और जल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कौन सा कहाँ है? इसमें बारी बारी से हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल करके इस अभिक्रिया को हम करते हैं। तो क्या होता है, जब सोडियम कार्बोनेट के साथ हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए, सोडियम कार्बोनेट के साथ अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं, HCl अम्ल है ना, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये अभिक्रिया जो है असंतुलित है, इसको हम संतुलित भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये देखिए, सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अगर हम यहाँ 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम तो बैलेंस हो गया, क्लोरीन यहाँ 2 होगी, यहाँ 1 है, तो यहाँ अगर हम 2 लिख देंगे तो क्या हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस होगी, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ये 2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकली। कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितनी है, 3, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3, ये संतुलित हो गया, बैलेंस्ड होगी। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, ये जो गैस उत्पादित होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बोनेटों के साथ अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल भी साथ में बनता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको अगर हम चूने के पानी के साथ, चूने का पानी क्या आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये ध्यान रखना है। ये वाला क्रियाकलाप जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के लिए प्रयोग होता है पूरी उम्र भर, जब तक आप साइंस पढ़ेंगे। तो क्या था, चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड दूधिया कर देती है। देखिए यहाँ चूने का पानी, लाइम वाटर, CaOH एक्वस है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो उत्पादित हुई इसमें से गुजारी हमने ना, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है
ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। ये घुलनशील नहीं है, इसलिए प्रेसिपिटेट होकर के अवक्षेपित होकर के नीचे बैठ जाता है। यानी चूने के पानी के साथ किसी भी गैस की हम अभिक्रिया करवाएं, यानी चूने के पानी में से गैस को गुजारें, अगर कोई गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती, इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कैसे? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और थोड़ा सा जल बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये घुलनशील नहीं है, नीचे बैठ जाता है और उसका रंग सफ़ेद होता है, दूधिया हो जाता है। तो चूने का पानी जब भी दूधिया होता है, इसका मतलब ये समझ लेना है वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरा आपको प्रयोग होगा। अब दूसरा जो है, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड अगर चूने के पानी में से हम गुजारें तो दूधिया हो जाता है, अवक्षेप बन जाता है। लेकिन बड़ी सारी हम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें गुजारें तो वो दूधिया से फिर क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। ये ध्यान रखना है। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति ही बताता है। होता क्या है इसमें? ये कार्बन अब होता क्या है, जब ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो बनी थी ये अभिक्रिया करके क्या बनाती है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस। तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये जल में विलेय है, घुल जाता है, जबकि ये कैल्शियम कार्बोनेट अविलेय है। ये अविलेय है, ये विलेय है, तो दोबारा से घुल जाता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा उसमें से गुजारते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के लिए ये प्रयोग है। तो ये आपको समझ आनी चाहिए कि पहले जब हम चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, थोड़ा सा जल बनता है, और उसी में ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर अधिक मात्रा में गुजारते हैं तो क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट ये जो बना था और जल, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिर अभिक्रिया करके क्या बनाती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस। तो ये जल में विलेय फिर घुल जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या अविलेय प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता था, दूधिया कर देता था चूने के पानी को, लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालने से कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया जो फिर घुलनशील हो गया, फिर रंगहीन हो गया। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, खड़िया जिसको चौक बोलते हैं हम, संगमरमर यानी मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप हैं। कौन कौन से? चूना पत्थर लाइमस्टोन, खड़िया यानी चौक, और संगमर मार्बल। इसमें मैक्सिमम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सभी अभी तक हमने क्या किया? सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण यानी उसका लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ऑल द कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड एंड गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Thus the reaction can be summarized as। तो धातु कार्बोनेट जो धातु कार्बोनेट हैं, मेटल कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, ये एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं हमें? जल। यहाँ तीर का निशान लगना था। क्या देते हैं हमें? यहाँ होना था, यानी मैं दोबारा लिखता हूँ।
धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ये जब किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ अभिक्रिया करके रिएक्ट्स विद एसिड एंड गिव्स अस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो सॉल्ट को हिंदी में लवण कहते हैं, जो हम अपनी भाषा में घर में जो बोलते हैं वो लूण भी कई बोल देते हैं। लूण जो है वो लवण से बना संस्कृत का शब्द है। तो इस तरीके से हम इसको समराइज कर सकते हैं। यानी अभी तक हमने क्या चर्चा की, हमने अम्ल क्या होते हैं, यानी एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, और वो उनकी गुण धर्मों के बारे में चर्चा की, और वो मेटल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, या कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इस पर चर्चा की। अगले हिस्से में हम अगला जो है हिस्सा इस चैप्टर का पढ़ाएंगे। और आपसे फिर अनुरोध है कि मैं मुफ्त में पढ़ाता हूँ, आपसे यही आग्रह है कि जो मेरी ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, ये उपलब्ध है प्ले स्टोर के ऊपर, मुफ्त उपलब्ध है। इसको डाउनलोड करना मुफ्त है, फ्री है। और YouTube चैनल जो है मेरा इसी नाम से लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे बच्चे भी अच्छे तरीके से सीख सकें। कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, वो डाउट भी आपका हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद।